अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हम लास्ट वाले सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर में डिस्कस करने ही जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस के इस जो टॉपिक है इसमें हमें एक तो कैटालिसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं, और फिर हमें कैटालिस्ट्स के टाइप्स पढ़ने हैं, और फिर हमें मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस पढ़ना है। कैसे एक कैटालिस्ट रिएक्शन को कंट्रोल करता है और कैसे वो इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि कैटालिस्ट का रोल क्या है एक केमिकल रिएक्शन में, कैसे वो अपना रोल प्ले करता है, वो सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैटालिस्ट्स में कैटालिसिस प्रोसेस डिफाइन करेंगे। व्हाट इज कैटालिसिस? कैटालिसिस डिफाइन करने के लिए आपके पास एक सिंपल कंसेप्ट है। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, एक केमिकल रिएक्शन में हमारी जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। लेकिन जो रिएक्टेंट्स है जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं वो रिएक्टेंट्स या तो अनस्टेबल होंगे। जब भी वो अनस्टेबल होंगे तो वो प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्ट होना चाहेंगे क्या, या मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेंगे। तो ऐसी रिएक्शन जो होगी जिसमें रिएक्टेंट अनस्टेबल हो वो क्विकली या फास्टली रिएक्ट करेगा, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगी। और अगर हमारा रिएक्टेंट स्टेबल है, अगर हमारा रिएक्टेंट, दो केसेस है हमारे पास, रिएक्टेंट स्टेबल भी हो सकता है, रिएक्टेंट अनस्टेबल भी हो सकता है। अगर ये स्टेबल हुआ, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो कम होगी, और जब भी ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा उसकी जो रेट या स्पीड ऑफ द कन्वर्जन होगा प्रोडक्ट्स में, उसकी स्पीड क्या होगी उस टाइम कम। यानी कि दो केसेस है। अगर आपका रिएक्टेंट अनस्टेबल हुआ, जब भी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा इट विल शो हाई रिएक्टिविटी, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट। अगर ये स्टेबल होगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, जब भी ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो स्लो होगी। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें जो या तो जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है या तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम है, ऐसी रिएक्शंस में हम कैटालिस्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। मान के चलो अगर आपके पास ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रेट या स्पीड ऑफ द रिएक्शन बहुत कम है, तो हम ऐसा कोई कैटालिस्ट यूज करेंगे जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज। या अगर हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन है जो बहुत फास्ट हो रही है, जिसमें बहुत, यानी कि जिनको हम इंस्टैंटेनियस रिएक्शंस कहते हैं। इंस्टैंटेनियस रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई होती है, विद इन नो टाइम रिएक्टेंट्स फॉर्म व्हाट, प्रोडक्ट्स। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम कंट्रोल करें, इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करें, तो इन केसेस में भी हम कैटालिस्ट्स को यूज करते हैं, ऐसे कैटालिस्ट्स को जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब भी एक हम केमिकल रिएक्शन कैरी करते हैं, केमिकल रिएक्शन कैरी करने के लिए या तो हमें उस केमिकल रिएक्शन की रेट या स्पीड डिक्रीज करनी होती है, या तो हमें केमिकल रिएक्शन उसकी इंक्रीज करनी होती है। इन बोथ द केसेस वी यूज स्पेशल टाइप्स ऑफ सबस्टेंसेस कॉल्ड एज व्हाट, कैटालिस्ट्स। एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द रेट और स्पीड ऑफ द रिएक्शन बाय द एप्लीकेशन ऑफ कैटालिस्ट्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या है? ये एक फिनोमिनन है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड या रेट या तो डिक्रीज करते हैं या तो इंक्रीज करते हैं। कब? जब हम उसमें यूज क्या करते हैं, सम स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड एज व्हाट, कैटालिस्ट्स। तो ये आ गया कैटालिसिस। कैटालिसिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बाय द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, कैटालिस्ट्स। तो ये आ गया कैटालिसिस प्रोसेस। लेकिन इस कैटालिसिस प्रोसेस के हम दो टाइप्स करते हैं। कैटालिसिस प्रोसेस, द रेट ऑफ चेंजिंग द rate of reaction or speed of reaction with the application of that process is called catalysis। और इसी catalysis के हम दो टाइप्स करते हैं। एक तो आता है पॉजिटिव कैटालिसिस और सेकंड आता है नेगेटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस एंड नेगेटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस जो मैंने पहले कहा यहां पे, पॉजिटिव कैटालिसिस इज दैट प्रोसेस in which we use that type of catalyst which increases the rate of reaction, ऐसे catalysts जो rate of reaction को increase करे, they are also called as accelerators।
यानी कि मैंने कहा कैटालिसिस इज दैट प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना चाहे, हम कुछ स्पेशल केमिकल्स यूज करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज एक्सेलरेटर्स। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बाय द यूज ऑफ एक्सेलरेटर्स, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कैटालिसिस। एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं? कैटलिस्ट्स, जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं? इंक्रीज। और ऐसी प्रोसेस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो कैटलिस्ट्स हम यूज करते हैं उनको पॉजिटिव कैटलिस्ट्स भी कहते हैं और एक्सेलरेटर्स भी कहते हैं। और ऐसी फिनोमिनन ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस। उसके बाद आते हैं नेगेटिव कैटालिसिस पे। नेगेटिव कैटालिसिस इज दैट प्रोसेस इन विच वी डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग सम कैटलिस्ट्स व्हिच आर कॉल्ड एज रिटार्डर्स। In case of negative catalysts, we use those catalysts in case of a chemical reaction जो कि rate of reaction को क्या करते हैं? Decrease। उन catalysts को जो rate of reaction decrease करते हो, those are called retarders, and the process of decreasing the rate of reaction, that is called as negative catalysis। तो मैं आपके लिए यहाँ पे example दे देता हूँ। एग्जाम्पल देने के लिए आप समझ लीजिएगा, मैं पॉजिटिव कैटालिसिस की भी एग्जाम्पल दे देता हूं आपको और नेगेटिव कैटालिसिस की भी एग्जाम्पल यहां पे दे देता हूं। अब समझ लीजिएगा, अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस एक रिएक्टेंट है मेरे पास, और इसको मैं ऐड करना चाहता हूं ऑक्सीजन इन गैसोस फॉर्म। हम देखते हैं अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को सालों तक एक साथ मिक्स करें तो कोई ये प्रोडक्ट यानी कि वाटर नहीं बना पाते हैं। जैसे आपको पता है एयर में भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन की भी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो मिल के आपस में वाटर आसानी से नहीं बनाते। दैट मीन्स जो यहां पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये आपस में रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जब ये रिएक्ट ही नहीं करते हो इसका मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत कम होगी। बहुत सालों बाद ये रिएक्ट, बहुत महीनों के बाद ये ऐसे ऐसे करके रिएक्ट करते हैं और फिर जाके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो इसमें है बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं, हम इसी रिएक्शन में प्लैटिनम यूज करते हैं एज कैटलिस्ट। We use platinum as what? Catalyst. Platinum हमने यूज किया catalyst. Once we use platinum catalyst in this reaction at 1200 Kelvin, जब इन दोनों को हीट करते हैं हम at 1200 Kelvin और catalyst यूज कौन किया? Platinum. Within no time they result in the formation of water. Within no time they result in the formation of water। यानी कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हम इनको आपस में मिक्स करें और कोई कैटलिस्ट अगर हम यूज नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा वाटर बनने में या बिल्कुल भी नहीं बनेगा। लेकिन वंस हम प्लैटिनम यूज करते हैं कैटलिस्ट, विद इन नो टाइम देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यानी कि प्लैटिनम यहाँ पे ये प्लैटिनम यहाँ पे क्या किया, इट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दैट मीन्स इट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो ऐसे ही आपके पास अगर सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस होता है, इसको मैं 2 टाइम्स ले लेता हूं और इसी 2 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड को मैं ऑक्सीजन गैस ऐड कर लेता हूं। तो हम जब यूजुअली देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होती है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ SO3 सल्फर डाइऑक्साइड। द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड into sulfur trioxide, this process is very slow। ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। तो ऐसी प्रोसेस की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए या स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए हम इसमें V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड या प्लैटिनम को यूज करते हैं एज कैटलिस्ट। जब हम इन दोनों को यूज करते हैं एज कैटलिस्ट, इस ये कन्वर्जन जो है वो बहुत फास्ट होता है। दैट मीन्स वैनेडियम पेंटॉक्साइड or this platinum which we use in this reaction, they act as positive catalysts because they increase the rate of conversion of sulfur dioxide into sulfur trioxide। तो ये तो आ गए आपके पॉजिटिव कैटलिस्ट्स। अब बात करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट्स की। यहां पे मैं नेगेटिव कैटलिस्ट्स की बात करता हूं। पॉजिटिव कैटलिस्ट्स वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। तो हमने देखा कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो कैसे प्लैटिनम इंक्रीज करता है, या कन्वर्जन ऑफ SO2 को SO3 में जब हम कन्वर्ट करते हैं वहां पे वैनेडियम पेंटॉक्साइड और प्लैटिनम जो है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट्स एक्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट्स पे। आपको पता है हमारे पास एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इट इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड।
हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है हाईली अनस्टेबल है। जब ये हाईली अनस्टेबल है तो अगर इसको थोड़ा बहुत हीट ये एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब करके क्विकली डिकंपोज हो जाता है, इट फॉर्म्स वाटर एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। आप देख लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने की वजह से इसकी डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होती है, ये क्विकली डिकम्पोज होकर बनाता है वाटर और रिलीज करता है क्या, ऑक्सीजन। दैट मींस जो इस रिएक्शन की रेट है, स्पीड है, वो ऑलरेडी बहुत हाई है, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से ये जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, जल्दी डिकम्पोज होकर इसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है दैट इज वेरी मच हाई। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें इसकी रेट क्या है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं इसका डिकम्पोजिशन स्लो हो तो हमें कोई ऐसा कैटलिस्ट यूज करना है जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंट्रोल में लाए। तो हम कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। व्हेन वी ऐड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसकी डिकम्पोजिशन को रोकता है, ये उसको ज्यादा डिकम्पोज नहीं होने देता, यानी कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज लवर्ड बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब ये इसकी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को डिक्रीज करेगा दैट मींस ये केमिकल रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर रहा है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहां पे वो नेगेटिव कैटलिस्ट एक्ट करता है। तो ये आ गई बात पॉजिटिव कैटालिसिस की, नेगेटिव कैटालिसिस की। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कैटालिस्ट्स की, एक सेकंड क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बोला था हमें मैकेनिज्म भी पढ़ना है, कैसे एक कैटालिस्ट कंट्रोल करता है एक रिएक्शन को, उसके लिए हमें एक मैकेनिज्म भी पढ़ना है, लेकिन वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कैटालिस्ट्स के टाइप्स लेते हैं। तो यहां पे हम आते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट्स पे। कैटालिस्ट्स के हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑन व्हाट बेसिस? You know that in a chemical reaction, first of all we have reactants or substrates, and those substrates get converted into products by using some catalysts. Reactants products में convert तो होते हैं, लेकिन ये convert होते हैं with the application of what, catalysts. अगर मैं reactant देखूं, रिएक्टेंट मेरा जो है या तो ये लिक्विड होगा, या ये गैसवस फॉर्म में होगा, या ये सॉलिड फॉर्म में होगा, यानी कि इसकी फिजिकल स्टेट गैसवस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, या सॉलिड हो सकती है। वैसे ही हमारा कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट भी या तो गैसवस होगी, या तो लिक्विड होगी, या तो सॉलिड होगी। दैट मीन्स मैं प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी। मैं फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं, किनके, रिएक्टेंट्स के फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं, और कैटलिस्ट के फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं। ये तीनों या तो ये रिएक्टेंट्स या तो गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं। ऐसे ही कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट भी गैसवस, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में कैटलिस्ट एक्ट करेगा। तो अब हम ऐसे कहते हैं, आप समझ लीजिएगा, अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इफ द फिजिकल स्टेट of the reactants and that of the catalysts is same, then the catalyst is called as homogeneous catalyst. Homogeneous catalyst. Homogeneous catalyst is that catalyst which has same physical state as that of the reactants involved in the chemical reaction. तो हो गया homogeneous catalyst। लेकिन अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, अगर ये गैस है तो वो लिक्विड है, अगर ये लिक्विड है तो वो सॉलिड है, तो ऐसे करके अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगी तो ऐसे कैटलिस्ट का नाम जो हम रखते हैं, इट इज कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। दैट मीन्स हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट जो है, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट में कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। और होमोजीनियस कैटलिस्ट में जो कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट होती है दैट इज सेम टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो मैं आप ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूं। बाद में हम मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस पढ़ेंगे और मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं इनकी एग्जांपल आपको क्लियर कर देता हूं कि होमोजीनियस कैटलिस्ट या हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट किस किस रिएक्शन में यूज होता है। तो देख लीजिएगा आप, ये मैंने रब कर दिया यहां पे, तो रब करने के बाद हम देख लेते हैं, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं।
यहां पे मैंने एक कंपाउंड ले लिया है CH3C डबल बॉन्ड OOH। दिस कंपाउंड इज योर एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड आ गया और एसिटिक एसिड को मैं ऐड करूंगा C2H5OH। इसको मैंने ऐड कर दिया है इथेनॉल। यू नो दैट एसिटिक एसिड इज अ लिक्विड सबस्टेंस, ये लिक्विड सबस्टेंस है। और अल्कोहल जो है वो आप जानते ही हो, इट इज आल्सो अ लिक्विड सबस्टेंस। दोनों रिएक्टेंट्स जो मेरे पास है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। और अब जब मैं इसमें कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में यूज करूंगा। कैटलिस्ट मैंने कौन सा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया और एंड इट इज आल्सो लिक्विड। अब देख लीजिए, रिएक्टेंट्स भी लिक्विड फॉर्म में है और कैटलिस्ट भी लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो कैटलिस्ट यहां पे प्रेजेंट है, इट कैन बी कॉल्ड एज होमोजीनियस कैटलिस्ट। इट इज अ होमोजीनियस कैटलिस्ट। और होमोजीनियस कैटलिस्ट में हम देखते हैं यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पे वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। बस करो पद का था। हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और ऑक्सीजन यहां से निकलेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और जब ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकला तो हमारे पास यहां पे क्या रहा? एक तो CH3 है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और यहां पे ऑक्सीजन है और यहां पे C2H5 है। तो ये मान के चलिए आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है RCOOR। तो ये बन गया आपका एस्टर। एस्टर इज योर प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। और कैटलिस्ट हमने कौन सा इस्तेमाल किया? होमोजीनियस कैटलिस्ट हमने इस्तेमाल किया। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट भी ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, रिएक्टेंट्स भी लिक्विड फॉर्म में है। तो ऐसे करके इस कैटलिस्ट का नाम क्या पड़ेगा? होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो ये आ गई होमोजीनियस कैटलिस्ट की एग्जांपल। मैकेनिज्म हम इसका लेटर ऑन पढ़ते हैं। तो और एक एग्जांपल मैं यहां पे आपको दे देता हूं ताकि आपको होमोजीनियस कैटलिस्ट का कांसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। और एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। समझ लीजिए यहां पे आपका NO है, NO नाइट्रोजन, सॉरी मैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस ले लेता हूं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को मैं ऑक्सीजन गैस ऐड कर देता हूं। तो मैं ट्वाइस लूंगा यहां पे। आई हैव टेकन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड टू दिस वी हैव एडेड ऑक्सीजन। और ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड। हम यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड के बदले हम प्लैटिनम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैनेडियम पेंटॉक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मैंने स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड लिया है कैटलिस्ट। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा तो गैस बन गया। अब देख लीजिए, रिएक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, यानी कि दोनों रिएक्टेंट्स गैसोस फॉर्म में है और आपका कैटलिस्ट भी गैसोस फॉर्म में है। दैट मींस एक कैटलिस्ट जो है इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? सेम टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। दैट मींस इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट है जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस की। बाद में हम हेटेरोजीनियस कैटालिसिस की बात करते हैं और उसके एग्जांपल्स देते हैं। तो देख लीजिए, एक होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे एक रिएक्शन को कंट्रोल करता है, कैसे वो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की मदद करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, कैसे वो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, उसके लिए हमें एक यहां पे पढ़ना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। एज पर दिस थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी क्या कहती है? जब भी आपके पास कोई होमोजीनियस कैटलिस्ट हो, वो होमोजीनियस कैटलिस्ट एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, वो पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। एज पर दिस थ्योरी, द होमोजीनियस कैटलिस्ट it reacts with one of the reactants and results in the formation of intermediate compound.
and that intermediate compound that reacts with another reactant and results in the formation of product। यानी कि हमें होमोजीनियस कैटलिस्ट लेना है, उसकी रिएक्शन हमें एक रिएक्टेंट के साथ करवानी है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड फिर दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और वो बनाएगा आपका क्या, प्रोडक्ट। तो देख लीजिए, समझ लीजिए मेरे पास ये रिएक्शन है, मुझे सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन ऐड करना है और मुझे इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग ऑक्सीजन एज द रिएक्टेंट, और यहां पे जो कैटलिस्ट है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। कैटलिस्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट का रोल क्या है, वो एक रिएक्टेंट के साथ, ये नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट है, होमोजीनियस कैटलिस्ट है, ये एक रिएक्टेंट के साथ खुद कंबाइन करेगा, बनाएगा इंटरमीडिएट कंपाउंड, फिर दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा और बाद में बनाएगा आपका प्रोडक्ट। वो आप समझ लीजिए यहां पे। तो मैं पहले आपका कैटलिस्ट लाता हूं, दैट इज 2 टाइम्स नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपका कैटलिस्ट आ गया। मुझे SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दिस नाइट्रिक ऑक्साइड एज व्हाट, कैटलिस्ट। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट है यहां पे। ये पहले इन दोनों रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड या तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा या तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। तो ये पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज गैसियस कैटलिस्ट और ये एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्या ये आपका प्रोडक्ट है? लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या है, SO3। ये मैं यहां पे अलग कर देता हूं। आपका प्रोडक्ट क्या है, SO3, लेकिन आपको क्या मिला, NO2। NO2 जो यहां पे है, इट इज योर इंटरमीडिएट कंपाउंड। जैसे मैंने कहा था, कैटलिस्ट जो है वो पहले एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, तब जाके वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट कंपाउंड यहां पे बना, वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा। अब इसको यहां पे लाते हैं, 2 NO2 जो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड अब दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन। दूसरा रिएक्टेंट कौन है हमारे पास, SO2। नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट जो है उसने पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी, बनाया हमारे इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब यही इंटरमीडिएट कंपाउंड SO2 के साथ रिएक्ट करेगा। आपका ये SO2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब ये SO2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है। आपका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड यहां पे बना है, वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ SO2 के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट रिलीजेस द कैटलिस्ट। यहां पे आपका कैटलिस्ट बाहर निकलता है वापस। कैटलिस्ट आपको वापस मिल गया और लास्ट में यहां पे आपको मिलेगा 2 टाइम्स SO3 जो कि आपका क्या है, प्रोडक्ट। दैट मीन्स whenever we are going to take any homogeneous catalyst, that homogeneous catalyst reacts with one of the reactants, and when it reacts with one of the reactants, it forms intermediate compound, and that intermediate compound then reacts with another reactant and results in the formation of product with the release of catalyst। यहां पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के इसको SO3 में कन्वर्ट करना था, लेकिन कैटलिस्ट कौन यूज किया आपने, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि होमोजीनियस कैटलिस्ट है। यही होमोजीनियस कैटलिस्ट पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, फिर इसी इंटरमीडिएट कंपाउंड ने SO2 आपके SO2 के साथ रिएक्शन की और आपका कैटलिस्ट रिलीज किया यहां पे, और कैटलिस्ट रिलीज करने के साथ साथ आपको यहां पे 2 टाइम्स SO3 यानी कि आपका प्रोडक्ट भी दे रहा है। तो ये हो गया कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, जिसमें कैटलिस्ट खुद एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, फिर वही इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके आपका जो प्रोडक्ट रिलीज कर देता है। तो अब हम आते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट पे और उसके मैकेनिज्म पे। देख लीजिए, मेरे पास SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर से मैं यही केस ले लेता हूं, सल्फर डाइऑक्साइड गैसोस फॉर्म में है आपका। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैसोस फॉर्म में है, इसको मैंने मान के चलो ऑक्सीजन ऐड किया है। आई एम एडिंग ऑक्सीजन वंस अगेन टू व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। लेकिन ये वाली रिएक्शन जो मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, लेकिन प्लैटिनम एक मेटल है तो ये सॉलिड होगा। अब देख लीजिए यहां पे आपके दोनों रिएक्टेंट्स गैसोस फॉर्म में है। सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है,
ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन आपका जो कैटलिस्ट है वो प्लैटिनम सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म यानी कि प्लैटिनम की जो फिजिकल स्टेट है सॉलिड फॉर्म है, रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट गैसियस फॉर्म है, तो इसकी फिजिकल स्टेट कंप्लीटली डिफरेंट है देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इसका हम नाम रखेंगे यहां पे, इट इज अ हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। ये आ गया आपका हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, दैट मींस प्लैटिनम इज अ हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। ऐसे ऐसे ही आप यहाँ पे V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड भी यूज कर सकते हो कैटलिस्ट, वो भी सॉलिड होता है एंड वो भी आपका कौन सा होता है, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। तो यहाँ पे SO2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाएगा SO3, वो भी गैसियस फॉर्म में बनेगा, आपका प्रोडक्ट बन गया। लेकिन जो कैटलिस्ट यहाँ कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स गैस है, कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड, तो हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट है। अगर ये होमोजीनियस कैटलिस्ट होता तो रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करता, होमोजीनियस कैटलिस्ट खुद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता, बनाता NO2 इंटरमीडिएट कंपाउंड, वो इंटरमीडिएट कंपाउंड SO2 के साथ कंबाइन करके बनाता है SO3। लेकिन ये तो होमोजीनियस कैटलिस्ट है ही नहीं, ये कौन सा कैटलिस्ट है, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो यूजुअली सॉलिड्स होते हैं, ये बात आप इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। जो हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट्स होते हैं दे आर यूजुअली सॉलिड्स। इनका क्या रोल होता है, ये कैसे एक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, यहां पे हम लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। कैसे एक हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो कैसे एक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। रिएक्टेंट्स किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो यहां पे इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी जो है वो अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगी। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी तभी अप्लाई होती है जब आपके रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट्स की फिजिकल स्टेट सेम हो। लेकिन यहां पे तो कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, तो आप यहां पे इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते। दैट मींस the heterogeneous catalyst which is present here, it will not directly participate in the reaction। ये इनमें से किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा। तो heterogeneous catalyst का रोल क्या है, heterogeneous catalyst it acts as the adsorbent। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। heterogeneous catalyst जो है it acts as the adsorbent, ये खाली adsorbent एक्ट करता है। और इसी कैटलिस्ट की सरफेस पे, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट इज सॉलिड, जब ये सॉलिड है तो एडसॉर्बेंट एक्ट करेगा। जब ये एडसॉर्बेंट एक्ट करेगा इसी के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे आपके रिएक्टेंट्स, कौन कौन सा, SO2 और SO3। जब वो इस पे डिपॉजिट हो गए, ये आ गया इस पे SO2 और ये आ गया इसी पे क्या, SO3। ये SO2 भी मॉलिक्यूल आ गया, SO2 मॉलिक्यूल भी इसी पे डिपॉजिट हो जाता है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी इसी पे डिपॉजिट, दोनों मॉलिक्यूल्स ये हाथ मान के चलो ये आपका हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट है और इसी पे आपका SO2 भी डिपॉजिट हो जाएगा, इसी पे आपके ऑक्सीजन भी डिपॉजिट हो जाएगा। जब दोनों रिएक्टेंट्स इस हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट के सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं तो डिपॉजिट होने के बाद उनके बीच में रिएक्शन हो जाती है। वो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, SO3। SO3 भी कैटलिस्ट की सरफेस पे ही बना है। जब ये सरफेस बना उसके बाद हम क्या करते हैं, डिसॉर्प्शन, हीट करेंगे कैटलिस्ट को। हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो उसको आप डिसॉर्प्शन के थ्रू बाहर निकाल सकते हो। यानी कि हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो खुद रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसका काम क्या है, इट सिंपली प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर द रिएक्टेंट्स टू रिएक्ट ऑन। ये खाली सरफेस प्रोवाइड करता है, एडसॉर्बेंट एक्ट करता है। इसी एडसॉर्बेंट हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट्स जो है वो एडसॉर्ब होके वहां पे केमिकल रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है वो हेटेरोजीनियस सरफेस की कैटलिस्ट की सरफेस पे बनता है। जब वो कैटलिस्ट की सरफेस पे प्रोडक्ट बना फिर उसको हम डिसॉर्प्शन करके बाहर निकालते हैं। तो कंडीशंस क्या है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में, कंडीशंस ये है आपको वो रिएक्टेंट्स लेने हैं जो कि एब्जॉर्ब हो जाए हेटेरोजीनियस की कैटलिस्ट की सरफेस पे एब्जॉर्ब होने के बाद ये रिएक्टेंट्स क्या करने चाहिए, आपस में रिएक्शन भी हो गई, प्रोडक्ट बन गया। और फिर जो प्रोडक्ट यहां पे सरफेस पे बना है वो आसानी से डिसॉर्प्शन उसकी होनी चाहिए, तब जाके हम हेटेरोजीनियस कैटालिसिस आसानी से कैरी आउट कर सकते हैं। दैट मींस यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स। होमोजीनियस कैटलिस्ट जो है that itself participates in the chemical reaction by reacting with one of the reactants, then forming the intermediate compound. That intermediate compound then reacts with another reactant and results in the formation of product. लेकिन heterogeneous catalyst जो है ये कोई रिएक्शन नहीं करता है रिएक्टेंट्स के साथ, बल्कि ये एक्ट करता है एडसॉर्बेंट ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्टेंट्स जहां पे वो रिएक्ट करते हैं। यानी कि here in this case reactants react on the surface of heterogeneous
कैटलिस्ट, दैट इज वाई हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट जो है इसका दूसरा नाम हम रखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सरफेस कैटलिस्ट। हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट का दूसरा नाम क्या है? सरफेस कैटलिस्ट। क्यों कहते हैं सरफेस कैटलिस्ट? क्योंकि ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है, किसके लिए? रिएक्शन के लिए। इसी के सरफेस पे रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट बनने के बाद डिसॉल्यूशन करते हो, डिसॉल्यूशन करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है बन जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कैटालिसिस। यूजुअली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है इसका। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक फ्रॉम द सरफेस केमिस्ट्री यूनिट। इंशाल्लाह we will be taking your another unit very soon, and I will be taking simultaneously biomolecules from paper B, and from paper A either I will be taking your electrochemistry unit or I will be taking your D and F block elements। इन 2 यूनिट्स में से पेपर A से मैं कोई यूनिट आपके लिए अपलोड जल्दी करूंगा। टिल देन खुदा हाफिज।